हेलो फ्रेंड्स, इट्स सेल्फ अमी सिंह चौहान। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा चारधाम यात्रा के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अगर जानकारी नहीं है, आप यह वीडियो देख सकते हैं, यह खास आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चारधाम यात्रा कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है और कहाँ से किस तरह से आपको सारी फैसिलिटीज मुहैया हो जाएंगी। कौन सा धाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से धाम में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज होती हैं और किस तरह से आप हर जगह का आनंद उठा सकते हैं चारधाम यात्रा के दौरान। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। उत्तराखंड की जो चारधाम है उनको छोटा चारधाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। छोटा चारधाम के रूप में यहाँ पूजा होती है, जिसमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री प्रमुख हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबकि बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित यह चारधाम अत्यंत दुर्लभ और कठिन यात्रा मानी जाती है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फिर भी हर साल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जमी रहती है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की दुर्गमता का भक्तों की आस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आस्था और भक्ति से परिपूर्ण अनेकों श्रद्धालु हर साल यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यात्रा के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून जौलीग्रांट में है। जबकि आप बाई ट्रेन आते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश तक आप बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे एरोप्लेन या ट्रेन की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। पहाड़ी घुमावदार रास्ते हैं जो कि आपको गाड़ियों के द्वारा विजिट करने होंगे। दोस्तों, यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से। दोस्तों, अगर आप देहरादून बाई एरोप्लेन या बाई ट्रेन आते हैं तो आपकी यात्रा देहरादून से शुरू हो जाती है। देहरादून से राजपुर रोड होते हुए आप मसूरी, धनौल्टी, चंबा होते हुए उत्तरकाशी, गंगोत्री से पहले आप यमुनोत्री में दर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में बाई ट्रेन आते हैं तो यहाँ से आपका ऋषिकेश होते हुए चंबा से बड़कोट आसान रहेगा। दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 210 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 230 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगर आप हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हरिद्वार से बड़कोट की दूरी 220 किलोमीटर है। पहले दिन दोस्तों रास्ते में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को आत्मसात करते हुए आप बड़कोट पहुँचेंगे। 210 किलोमीटर की दूरी लगभग 6-7 घंटे में आप क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, आप हरिद्वार से यह यात्रा बाई बस या बाई टैक्सी द्वारा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप किसी ट्रैवल एजेंट के द्वारा भी आप यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह आप पे और आपकी बजट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस यात्रा को करना चाहेंगे। दोस्तों, पहले दिन रात्रि विश्राम का बड़कोट में होगा। यहाँ पे GM के लॉज स्थित हैं। यहाँ पे जो है आप गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो सरकारी आवास हैं उनमें स्टे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट होटल्स हैं जिनमें कि आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन मॉर्निंग को आप यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट से जानकी चट्टी तक आपको बाई व्हीकल जाना पड़ेगा। जानकी चट्टी तक आप मोटर रूट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा यमुनोत्री पहुंचने के लिए। यात्रा के दूसरे दिन आप यमुनोत्री में विश्राम करेंगे। यमुनोत्री के दर्शन, यहाँ पे यमुनोत्री टेम्पल है और बहुत सारी जगह घूमने के लिए आपको मिलेंगी। प्रकृति का अपूर्व सौंदर्य और अपार आनंद आपको महसूस होगा। दोस्तों, आपकी यात्रा के तीसरे दिन सुबह आप यमुनोत्री के दर्शन करके आप गंगोत्री की तरफ प्रस्थान होंगे। 6 किलोमीटर का ट्रैक डाउन करने के बाद आप जानकी चट्टी से उत्तरकाशी की तरफ प्रस्थान करेंगे। जानकी चट्टी से उत्तरकाशी की दूरी 136 किलोमीटर है। दोस्तों, तीसरे दिन का रात्रि विश्राम आपका उत्तरकाशी में होगा। यहाँ पे भी घूमने के लायक बहुत सारी जगहें आपको मिलेंगी।
जिसमें कि विश्वनाथ टेम्पल है और बहुत सारी हेरिटेजेस एंड सिविलाइजेशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों यात्रा के चौथे दिन आपको उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करना होगा। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ कोई भी ट्रैक आपको नहीं करना होगा। यहाँ गंगोत्री तक मोटर रूट है, यहाँ आपको पैदल नहीं जाना होगा। यहाँ पे अपनी पार्किंग मंदिर की अवेलेबल है और यहाँ दोस्तों आप दर्शन करने के पश्चात आप चाहें तो गौमुख तक ट्रैक कर सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खड़ी चढ़ाई यहाँ पे है। साथ में पहाड़ी पे आपको ऊपर चढ़ते हुए बहुत सारे बुग्याल नजर आएंगे, बहुत सारे घास के मैदान आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप यह ट्रैक कर सकते हैं। गौमुख के दर्शन करने को भी आप जा सकते हैं। दोस्तों गंगोत्री में दर्शन करने के पश्चात आपको रात्रि विश्राम के लिए उत्तरकाशी आना होगा और यात्रा का चौथा दिन आपका उत्तरकाशी में समाप्त हो जाएगा। यात्रा के 5वें दिन आपको उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की तरफ प्रस्थान करना होगा, जो कि उत्तरकाशी से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं और आगे चलते हुए यह नदी अलकनंदा नाम से जानी जाती है। यही अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जब अलकनंदा के साथ भागीरथी मिल जाती है तो आगे चल के यही नदी गंगा नाम से विख्यात हो जाती है। दोस्तों रुद्रप्रयाग से आगे 35 किलोमीटर लगभग की दूरी पर गुप्तकाशी स्थित है, जो कि हमारा रात्रि विश्राम पॉइंट होगा। दोस्तों गुप्तकाशी में आपको देखने लायक बहुत सारी जगह मिलेंगी, जैसे सामने से चौखंबा, हिमालय की श्रृंखलाएं और नीलकंठ पर्वत हो गया और साथ में गुप्तकाशी में भगवान भोलेनाथ का विश्वनाथ नाम से टेम्पल है। यह मंदिर मान्यता है कि यह भी पांडवों के द्वारा निर्मित है और अति प्राचीन यह मंदिर। इसके दर्शन करके यात्रा के 6वें दिन हम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और यहाँ से फिर 5 किलोमीटर की दूरी गौरीकुंड तक तय करनी पड़ती है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ तक ही टूरिस्ट व्हीकल्स या अन्य व्हीकल्स जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जो लोकल व्हीकल्स है वही परमिटेड है और अगर आप अपना व्हीकल ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए। दोस्तों इस यात्रा में केदारनाथ यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है, क्योंकि यहाँ 19 किलोमीटर का ट्रैक है, खड़ी चढ़ाई है और बुग्याल है। दोस्तों यहाँ चलना किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी यहाँ ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं या आप चल नहीं पाते हैं तो यहाँ डोली, कंडी या आप घोड़ा या खच्चर यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अगली अपनी वीडियो में दे दूंगा। 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग के पश्चात आप केदारनाथ में होंगे। यह शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों यात्रा के 6वें दिन आपका विश्राम केदारनाथ में होगा और यात्रा के 7वें दिन सुबह बाबा भोलेनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के पश्चात आपकी यात्रा फिर वापसी गुप्तकाशी के लिए शुरू हो जाएगी। सुबह बाबा केदारेश्वर के दर्शन के पश्चात अगर आप केदारनाथ से जल्दी रवाना होते हैं, अगर आप केदारनाथ से जल्दी रास्ते लग जाते हैं तो दोस्तों आप 3 या 4 बजे तक लगभग गौरीकुंड में होंगे और फिर यहाँ से आपको गाड़ी करनी पड़ेगी, या आप अगर किसी ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आए हैं तो फिर यहाँ से आपकी गाड़ियाँ आपको फिर आपको मिल जाएंगी। यहाँ से फिर आपको शटल सेवा जो चलती है, लोकल व्हीकल चलते हैं, सोनप्रयाग तक आपको फिर यात्रा करनी होगी, जहाँ पर कि आपकी गाड़ियाँ होंगी या आप यहाँ से बस वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से फिर वापसी आपका नाइट स्टे दोस्तों गुप्तकाशी में फिर होगा। यात्रा के 7वें दिन आपका रात्रि विश्राम गुप्तकाशी में होगा और 8वें दिन दोस्तों आपकी यात्रा बद्रीनाथ के लिए शुरू हो जाएगी, जो कि गुप्तकाशी से लगभग 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यात्रा के 8वें दिन आपका स्टे रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में होगा। यहाँ शामकालीन आरती तक आप पहुँच जाओगे। शामकालीन आरती के दर्शन करने के पश्चात आपका नाइट स्टे यहाँ GMVN या आप कहीं भी रह सकते हैं। यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनकी होटल्स वगैरह या किसी प्राइवेट होटल्स में आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों यात्रा के 9वें दिन आप सुबह बद्रीनाथ के दर्शन करने के पश्चात, यहाँ पे विजिट करने के पश्चात, यहाँ पे बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के पश्चात आप वापस रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो जाएंगे।
लगभग रुद्रप्रयाग की दूरी 160 किलोमीटर तक है। दोस्तों यात्रा के 9वें दिन आपका रात्रि विश्राम रुद्रप्रयाग में होगा। बता दूं दोस्तों आपको कि रुद्रप्रयाग में GMVN के लॉज यहाँ पे अवेलेबल आपको होंगे और लोकल लोगों की जो होटल्स हैं, लॉज हैं या होम स्टे हैं, ये भी आपको यहाँ पे मुहैया किए जाते हैं। कम कीमत में दोस्तों आपको लगभग यहाँ पे अच्छा स्टे के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी सारी आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी। 10वें दिन की सुबह दोस्तों हमारी यात्रा हरिद्वार के लिए शुरू हो जाएगी, जो कि हमारी यात्रा का अंतिम दिन होगा। दोस्तों श्रीनगर, देवप्रयाग और 3 धारा, ब्यासी होते हुए दोस्तों हम लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात शाम तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। शाम को दोस्तों गंगा आरती के पश्चात बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य यह होता है गंगा आरती का हरिद्वार में। इसके पश्चात नाइट स्टे का, रात्रि विश्राम का हरिद्वार में होगा। या दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से आते हैं या देहरादून से आते हैं तो आपकी यात्रा का अंतिम बिंदु भी वही होगा। अगर आप हरिद्वार से आते हैं तो हम आपको, या मतलब आप हरिद्वार से ही फिर वापस जाओगे, या आप देहरादून से आते हो तो देहरादून से ही आप फिर वापसी हो जाओगे, या बाय फ्लाइट आप आते हो या बाय ट्रेन आप देहरादून से आते हो या ऋषिकेश से आते हो या हरिद्वार से आते हो। एनीवे आप कहीं से भी जब आते हो तो आपको वापसी भी वहीं से होना होगा। इसलिए दोस्तों आपको एकोमोडेशन का भी उसी जगह करना उचित होगा। दोस्तों चारधाम यात्रा से संबंधित आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, यहाँ पे होटल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो जिसकी वजह से जो है कोई फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं हो पाती हैं। और इसके लिए अगर आप प्री प्लान करके चलो, एक अच्छी योजना के साथ चलो, और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आप पहले से बुकिंग करके चलते हैं अच्छे से, या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, या आप व्हीकल्स या आपका एकोमोडेशन का आप पहले ही बुक कर लें, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेंगी। एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम जगह जगह होती है, जिग-जैग में नेटवर्क चलते हैं। बाकी अगर आप रोड बसेज के भरोसे आते हैं तो रोड बसेज कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके टाइम पे आपको रोड बसेज मिलेंगी, या उस हिसाब से आपको कितना वेट करना पड़ेगा, मिलती है नहीं मिलती है। और फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर बसें फुल हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो पहाड़ों में जो हाउसेज होते हैं, जो होटल्स लॉज वगैरह होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। अगर आप GMVN में भी जाते हैं तो फिर वहाँ भी जो है पहले से आपको भीड़ मिलेगी, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी रास्तों में। या मतलब बता दूं आपको कि बहुत सारा जाम लगा रहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जो भी करो प्री प्लानिंग के साथ करो, इससे जो है आपकी यात्रा मंगलमय और सुखद हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, हैप्पी जर्नी।